नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में जैसे कि आप सभी को पता है, हमने अपने पिछले सेशन में स्टार्ट किया था हिंदी व्याकरण का हमारा सेशन। और हिंदी व्याकरण में हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले हिंदी व्याकरण को समझना कि क्या है हिंदी व्याकरण। और उसमें सबसे पहले हमने भाषा की समझ और बोलियां और लिपि और फिर स्वर, व्यंजन आदि इन चीजों के बारे में जाना था। और आज हम शब्द पर विचार करेंगे, उसके बाद वाक्य विचार, उसके बाद आगे अपने दूसरे टॉपिक। तो शुरू करेंगे हम आज का सेशन। रेडी हो जाइए आप सभी बिल्कुल अपनी कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि व्याकरण को आप कभी भी रट नहीं सकते, आपको इसको समझना होता है, पढ़ना होता है। तो इसको अगर आप लिख लेंगे कहीं पर और आप इसका रिवाइज करेंगे इसको, तो आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो बच्चों, जैसे ही हमने अपने पिछले सेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था हिंदी के बारे में, यानी कि भाषा क्या है, भाषा के बारे में पढ़ा था। फिर व्याकरण के अंग, तो व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण अंग मैंने यहाँ पर आपको बताए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। और वर्ण विचार में सबसे पहले मैंने कहा था कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जैसे क, ख, ग, घ आदि। वर्णमाला, फिर हमने कहा कि वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में मैंने आप लोग को बताया कि हिंदी में वर्णों का व्यवस्थित समूह, जो वर्णों को व्यवस्थित क्रम में जब हम लगाते हैं तो वर्णों का यही व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। और जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ। तो हिंदी वर्णमाला में टोटल 44 यानी कि 44 वर्ण हैं, ये मैंने आप लोग को बताया था। और इसमें मैंने फिर आपको एक चीज बताई, वर्णों के भेद। वर्णों के कितने भेद होते हैं, यानी कि वर्ण जो है कितने टाइप के होते हैं। तो हमने बताया वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जो कि 11 होते हैं, व्यंजन जो कि 33 यानी कि 33 होते हैं। और टोटल मिलाकर ये 44 होते हैं, यानी कि हिंदी वर्णमाला में आपके टोटल 44 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद शब्द, वर्ण के बाद क्या बनता है? शब्द बनता है। और इसमें वर्ण में भी मैंने स्वर और व्यंजन आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है वे स्वर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने लिखा गया है। और व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कमल या क, म, ल, ख, ग, घ, कुछ भी। तो आप देख रहे हैं कि आप क वर्ण का उच्चारण करते वक्त अ का साउंड भी आ रहा है, म वर्ण का उच्चारण करते वक्त म का साउंड भी आ रहा है, तो अ का साउंड भी आ रहा है। तो इसी तरह हमने कहा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। आगे हम आज बढ़ेंगे इसका दूसरा भाग, शब्द विचार। शब्द विचार, तो देखिए शब्द विचार क्या होता है। शब्द विचार में देखिए सबसे पहले तो आप जानते हैं कि भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और क्या होता है कि लिखित भाषा मौखिक भाषा की अनुगामी है, यानी कि लिखित भाषा जो है वो मौखिक भाषा की अनुगामी है। और मौखिक भाषा का निर्माण हम विभिन्न ध्वनियों से करते हैं। और जो लिखित भाषा है उन्हीं ध्वनि के लिखित चिन्हों द्वारा, संकेत चिन्हों द्वारा बनी हुई है। यानी कि जो भी हम बोलते हैं वो जो मौखिक भाषा है उसके कुछ संकेत चिन्ह है जिससे कि लिखित भाषा बनी हुई है। अर्थात विभिन्न भाषा की जो ध्वनियां हैं
उससे विभिन्न प्रकार की जो ध्वनियां हैं उसी से भाषा का निर्माण होता है और जिनकी सहायता से हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे तक हम बताते हैं। तो देखिए इसका क्या अर्थ हुआ कि भाषा में एक अहम कड़ी है, भाषा में शब्द जो है वो एक अहम कड़ी है। भाषा में शब्द अहम कड़ी है। शब्दों से ही हम भाषा से ही हम ध्वनि चिन्ह बनाते हैं और उसी से हम शब्दों का निर्माण करते हैं और उसी से आगे हमारी जो पूरी भाषा है वो बनती है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कुछ ध्वनियां होती हैं जिसके सार्थक मेल से शब्दों का निर्माण होता है, यानी कि इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। जो शब्द होते हैं वो किससे बनते हैं, वर्णों के मेल से बनते हैं। तो क्या परिभाषा निकली हमारी शब्द की, देखिए ध्वनियों का ऐसा मेल ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ठीक है, तो ध्वनियों का जब हम कुछ बोलते हैं तो बोलते वक्त ध्वनियों का ऐसा मेल जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कि फिक्स अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। अब हम शब्दों का भी वर्गीकरण करते हैं, तो शब्दों का वर्गीकरण हम 4 आधार पर करते हैं, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर एवं प्रयोग या विकार के आधार पर। तो शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा हमने बांटा रचना के आधार पर, दूसरा हमने अर्थ के आधार पर, नेक्स्ट हमने बांटा प्रयोग विकार के आधार पर, प्रयोग या विकार के आधार पर। तो 4 तरह से हमने शब्दों को बांटा है। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्द किस किस तरह के होते हैं, उसके बाद रचना के आधार पर, उसके बाद अर्थ के आधार पर, उसके बाद प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर भी जो शब्द हैं उनके 5 भेद होते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं, केवल आपका यहाँ पर रिवीजन हो रहा है, केवल आपको यहाँ पर हिंदी व्याकरण के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने कहा उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 5 भागों में बांटा, जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। अब देखिए बहुत ही ज्यादा इजी है, क्लास 11th के आप बच्चे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आप पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से आपने पढ़े हैं शायद पहले भी। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखिए तत्सम का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है उसके, सम का अर्थ होता है समान। यानी कि इस प्रकार जो तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, यानी कि संस्कृत से भाषा से आए हुए हैं और उनको एज इट इज
हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है, यानी कि बिल्कुल कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं किया गया है, वो बिल्कुल एज इट इज प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, तो उन शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने कहा तत्भव। तत्भव शब्द यानी कि जो जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत से हुई है, लेकिन इनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया है। देखिए तत्सम शब्दों का मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगी। पहले तत्सम शब्द यानी कि जैसे संस्कृत में जो चीजें जिस तरह से है वो उनको एज इट इज हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे सत्य, सत्य संस्कृत में भी सत्य है और हिंदी में भी उसको सत्य कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह रात्रि, रात्रि को संस्कृत में भी रात्रि कहा जाता है और हिंदी में भी उसको रात्रि कहा जाता है। ऐसे ही सर्प, सर्प को संस्कृत में भी सर्प कहा जाता है और हिंदी में भी सर्प कहा जाता है। इसी तरह घट, घट यानी कि जो घड़ा, तो उसको संस्कृत में भी घट कहा जाता है और हिंदी में भी घट कहा जाता है। सूत्र, सूत्र हिंदी में भी सूत्र होता है और संस्कृत में भी सूत्र होता है। तो इस तरह से तत्सम शब्द वे शब्द जिनको एज इट इज हिंदी भाषा में लिया गया है। तो जैसे कि मैंने कहा तत् और सम, दो शब्दों से ये मिलकर बना है। तत् यानी कि उसके, सम यानी कि समान, बिल्कुल उसी के समान इसको यहाँ पर रख दिया गया है। तत्भव, तत्भव यानी कि तत् यानी कि उससे, भव यानी कि पैदा हुआ, भव यानी कि पैदा हुआ। तो तत्भव संस्कृत भाषा से जिसकी उत्पत्ति हुई हो उसको तत्भव कहा जाता है, यानी कि है वो संस्कृत से, उसका निकला वो संस्कृत से है, लेकिन उसको हिंदी में परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे आप, चंद्र, जीभ और हाथ, और अगर हम इनके मूल नाम देखें तो चंद्रमा को क्या कहते हैं? चंद्र कहते हैं। हाथ, जीभ को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। हाथ को क्या कहते हैं? हस्त कहते हैं। ऐसे ही अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम शब्द है और आग क्या है? तत्भव शब्द है। पंच, पंच क्या है? तत्सम शब्द है और पांच क्या है? तद्भव शब्द है। तो इसी तरह उत्पत्ति के आधार पर दो तरह से हमने पढ़ा। अगला नंबर 3 देशज। देशज यानी कि जो अपने ही देश की बोली और भाषाओं में आ गए हैं उन्हें देशज कहते हैं, यानी कि जो अपने ही देश की बोली भाषा में कहीं से आ गए हैं, स्वयं हमने उत्पन्न कर दिए। जैसे पगड़ी, खटकना, झाड़ू, झटपट, जूता आदि। अब बिल्कुल विदेशज अगर मैं कहूं तो जो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्द हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे अखबार, तो अखबार उर्दू से लिया गया है। इंसाफ, औरत, कसम, कागज, कानून, कायदा, किताब, कुर्सी, जुलूस, तरीका, तारीख, दफ्तर, नकल, महल, मेहनत। तो ये सारे विदेशी शब्द हैं, यानी कि ये दूसरी भाषा से हमारी भाषा में आए हुए शब्द हैं। ऐसे ही नंबर 5 है संकर शब्द। संकर शब्द वे होते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने हैं। संकर यानी कि मेल। तो जब विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज, आप देखिए लाठी शब्द जो है, अगर मैं लिखूं लाठी चार्ज, तो लाठी चार्ज जो आप शब्द देख रहे हैं, लाठी शब्द जो है वो हिंदी है, चार्ज शब्द जो है वो अंग्रेजी है। तो इस तरह से सील बंद, सील बंद जो है, सील शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द है, बंद शब्द जो है वो फारसी शब्द है। तो इस तरह से ये अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। ये उत्पत्ति के आधार पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? देखिए, रचना के आधार पर हम शब्दों के भेद बता सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रूढ़ शब्द। रचना यानी कि हम शब्दों की रचना कैसे करते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर। सबसे पहले मैंने कहा रूढ़ शब्द।
रूढ़ शब्द यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयोग होते आ रहे हैं। रूढ़िवादी, आपने कहा है ना, रूढ़िवादी विचारधारा। रूढ़िवादी विचारधारा क्या होती है कि जो बहुत पहले से चली आती है, पुराने समय से जो चला आ रहा है, उसको हम रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़ शब्द यानी कि जो किसी भी इंसान के लिए, पुस्तक के लिए, प्राणी के लिए जो बहुत पहले कई वर्षों से चले आ रहे हों, उन शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं और इनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता है। जैसे दीवार का आप क्या अर्थ निकालेंगे? हाथी। क्या अर्थ निकालेंगे आप इसका? चित्र। आदमी, विद्या। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो बहुत पहले से, पुराने समय से चली आ रही है। नेक्स्ट है यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग करके इसको बनाया गया है, जोड़ के बनाया गया है। यौगिक शब्द से ही आपको पता चल रहा है। तो जब इस तरह के दो या दो से अधिक शब्दों को या शब्दांशों को जोड़ा जाता है तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्यालय। पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। देव धन दूत, देवदूत। फूल धन दान, फूलदान। पान धन वाला, पानवाला। तो इस तरह से यौगिक शब्द भी हो गए। नेक्स्ट, योग रूढ़। अब ये योग रूढ़ क्या होता है? देखिए, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों के मेल से बने हों, परंतु सामान्य अर्थ को छोड़कर वो कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हों। यानी कि सामान्य अर्थ को छोड़ दें तो वो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, उन शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे दशानन। दशानन शब्द अपने एक अर्थ को नहीं बता रहा है, वो किसी और अर्थ को बता रहा है। जैसे दशानन, क्या अर्थ होता है दशानन का? दशानन का अर्थ होता है जिसके 10 सर हों। ठीक है, तो इस तरह से दशानन। और अगर मैं कहूं नीलकंठ, तो नीलकंठ केवल अपने आप में अर्थ नहीं है, कुछ और अर्थ भी इसका निकलता है। नीलकंठ कौन है? भगवान शिव है। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। नेक्स्ट, पीतांबर। पीतांबर कौन पहन के रखता है? पीतांबर वस्त्र कौन पहनते हैं? भगवान विष्णु पहनते हैं, भगवान श्री कृष्ण पहनते हैं। चतुर्भुज, 4 भुजाएं किसकी हैं? भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं। तो इस तरह से जो योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो बने तो होते हैं कि एक से अधिक शब्दांशों से मिलकर, लेकिन वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, कोई विशेष अर्थ बताते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद आपको बताएंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, आपने सुना होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। सार्थक शब्द एवं निरर्थक शब्द। सार्थक, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक कहलाता है। निरर्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक कहलाता है। अब मैं कहूं सार्थक का, जैसे घर, आपको पता है घर के बहुत सारे अर्थ होते हैं, मकान, घर, परिवार, और पानी, रात, पुस्तक, सबके कोई ना कोई अर्थ है। आपको पता है, अगर आप पुस्तक अगर आप बोलेंगे तो आप पुस्तक उठा कर देंगे, पानी अगर आपको बोलेंगे तो आप पानी उठा कर देखेंगे। लेकिन निरर्थक शब्द, जैसे क्या चल रहा है? पढ़ना वढ़ना, पढ़ना वढ़ना। तो पढ़ना शब्द का अर्थ है, लेकिन वढ़ना शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पानी वानी, अरे थोड़ा पानी वानी पिला दो, पानी शब्द का अर्थ है, लेकिन वाणी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह लिखना विखना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लिखना शब्द का अर्थ है, लेकिन विखना शब्द का कोई अर्थ नहीं। तो इसी तरह अर्थ के आधार पर हमने केवल 2 भेद आपको बताए, सार्थक और निरर्थक। अब अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द हैं बच्चों, उनके भी बहुत सारे भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, प्रायवाची, विलोम और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इस तरह से बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं। तो ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं, इनको बार बार डिस्क्राइब करना बहुत सारा समय लेने वाला है। तो हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रयोग के आधार पर यानी कि विकार के आधार पर शब्दों के भेद। अब प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द।
तो विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों के रूप, विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग आदि के कारण बदलता रहता है। विकारी एवं अविकारी। अब विकार का क्या अर्थ होता है? तो विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। कोई भी परिवर्तन आना किसी भी चीज में, विकार उत्पन्न होना, कोई भी उसके अंदर चेंज आना। और अविकारी यानी कि कोई भी परिवर्तन ना आना। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। तो विकारी शब्द यानी कि जिनमें किसी न किसी कारण, विभक्ति के कारण, लिंग के कारण, वचन के कारण, पुरुष के कारण, काल के कारण वो बदलते रहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीजें ना बदलती रहती हैं अपने। अगर यहाँ पर क्रिया है तो वो अगर मोहन खाना खाता है, आप देखेंगे मोहन खाना खाता है शब्द, इसमें संज्ञा क्या है? मोहन है, और खाना खाता है क्रिया है। तो अगर मैं यहाँ पर मोहन की जगह सीता लिख दूं तो सीता खाना, आप एकदम देखेंगे क्रिया एकदम से चेंज हो जाएगी। सीता खाना खाती है शब्द यहाँ पर प्रयोग हमारा हो जाएगा। तो विकारी यानी कि परिवर्तन जिसमें आता है, और अविकारी यानी कि जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, बिल्कुल डिवाइड कर लीजिए। चार चीजें जो है, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये आपके विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब आपके अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। और अविकारी शब्द हर परिस्थिति में जस के तस बने रहते हैं, ज्यों के त्यों बने रहते हैं। उनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करते, ना तो लिंग के आधार पर, ना वचन के आधार पर। उन पर ना तो लिंग का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी बताया मोहन खाना खाता है, सीता खाना खाती है, तो यहाँ पर परिवर्तित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो अविकारी शब्द होते हैं वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करते। एक वचन बहुवचन में भी वो अपनी स्थिति को चेंज नहीं करते। जैसे बच्चा खाना खाता है, बच्चे खाना खाते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। बच्चा खाना खाता है, एक वचन है, केवल एक बच्चा खाना खा रहा है, लेकिन बच्चे खाना खाते हैं, ते हैं। तो ते है शब्द जो है वो बच्चों के आधार पर चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो इसीलिए इसे विकारी शब्द कहेंगे, जो अपने आप को परिवर्तित कर देता है हर परिस्थिति में। अगर समय की बात करें, गए थे, गया था, गई थी, जाएंगे, तो वो अपने आप को परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो अविकारी शब्द होते हैं वो अपने आप को कभी भी परिवर्तित नहीं करते। और अविकारी शब्दों के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पता होंगे, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, हमेशा, धीरे धीरे, तेज। तो ऐसे शब्द, यानी कि कौन से शब्द? क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द एवं विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो कभी भी किसी भी स्थिति में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इस तरह हमने विकार के आधार पर शब्दों को पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब हमने शब्दों के जो भेद हैं अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताए थे, विकार के आधार पर मैंने आपको बताए। अब हम देखिए सबसे मेन चीज, जो तीन चीजें थी हमारे हिंदी व्याकरण में, कौन कौन सी तीन चीजें? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए शब्द विचार तक हम पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि शब्द विचार हमारे लिए तक पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था, अब हम शब्दों के भेद, जैसे कि मैंने आपको बताया शब्दों के भेद, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोम शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, एकार्थी शब्द होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। और अब शब्द निर्माण, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज से हमारा शुरू हो रहा है, शब्द निर्माण। तो शब्द निर्माण के लिए बहुत सारे आपने बचपन से ही बहुत सारी चीजें सीखी हैं। शब्द निर्माण क्या होता है? तो शब्द निर्माण बच्चों आपका होता है कि जब एक शब्द से आप नया शब्द बनाते हैं, शब्द को
नया शब्द बनाना क्या कहलाता है? शब्द निर्माण कहलाता है। और ये उपसर्ग से भी बन सकता है, प्रत्यय से भी बन सकता है। जैसे आपने उपसर्ग और प्रत्यय अपने बचपन में पढ़े होंगे, अपनी जब छोटी क्लासेस आपकी होंगी तब आपने पढ़े होंगे। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है कि जो शब्दांश शब्द के मूल में जुड़कर, यानी कि मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय, ये शब्द निर्माण के लिए आपने पढ़े हैं कि शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय आप पहले पढ़ चुके हैं। बहुत पहले आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं शब्द निर्माण के लिए। तो शब्द निर्माण यानी कि प्रीफिक्स, और शब्द निर्माण में उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स और प्रत्यय यानी कि सफिक्स। प्रीफिक्स, प्री यानी कि पहले, फिक्स यानी कि लगने वाला, जुड़ने वाला। तो क्या आप सफिक्स और प्रीफिक्स जानते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय आपको समझ में आते हैं? एक बार हैंड रेज कर दीजिए, वरना ये चीजें भी मैं आपको रिवाइज करवाऊंगी, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताऊंगी। तो उपसर्ग और प्रत्यय आप सभी पढ़ चुके हैं। अगर उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, उनसे नए शब्दों का निर्माण किस तरह से किया जाता है, ये सब आपको अगर पता है एक बार हैंड रेज कीजिए। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, हम ये सारी चीजें यहाँ पर रिवाइज करेंगे फिर से। देखिए, उपसर्ग यानी कि प्रीफिक्स एंड प्रत्यय यानी कि सफिक्स। प्रीफिक्स यानी कि जो पहले फिक्स होता है, जो पहले लगता है, प्रत्यय सफिक्स यानी कि बाद में जुड़ने वाला। तो उपसर्ग को हम कह सकते हैं जो शब्दांश मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या कोई विशेषता ला देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि कोई भी मूल शब्द है, जैसे अगर मैं कहूं यहां पर मूल शब्द है अधिक, और मैं उस पर शब्दांश जोड़ूंगी अति, तो क्या बनेगा? अति धन अधिक। क्या बनेगा? अति धन अधिक। क्या बनेगा? अत्यधिक। अति धन शय, अतिशय। अति धन कार, सॉरी, अनुधन क्रम, अनुक्रम, अनुक्रमांक या अनुशासन। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो किसी भी मूल शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देती है या शब्द के अर्थ में विशेषता ला देती है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी कि जो पूर्व में लगकर, बिल्कुल ठीक इसी तरह जो शब्द के अंत में जुड़कर, शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले वाले में क्या हो रहा था उपसर्ग में कि शब्द का अर्थ चेंज हो जा रहा था और कुछ विशेषता उसमें आ जा रही थी, लेकिन यहाँ पर शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बन रहा है। जैसे अगर मैं कहूं प्यास, इसमें मैं आ प्रत्यय जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? प्यासा। बिल्कुल नया शब्द बना है प्यास में मैंने प्रत्यय जोड़ा प्यासा। इसी तरह पुजारी, इसमें मैं इन प्रत्यय जोड़ूंगी तो क्या बनेगा? पुजारिन। बिल्कुल नया शब्द। इससे पहले हमने प्रत्यय में पढ़ा कि उपसर्ग में पढ़ा कि उसमें उसके अर्थ में विशेषता आ जाती है या कुछ अर्थ जो है वो परिवर्तित हो जाता है, लेकिन प्रत्यय से बिल्कुल नया शब्द आपको मिल रहा है। जैसे प्यास तो एक अलग चीज है और प्यासा अलग चीज है, पुजारी अलग चीज है, पुजारिन अलग चीज है। तो बिल्कुल एक नया शब्द हमारा यहाँ पर बन रहा है। इसी तरह से बहुत ही अलग अलग तरह से हम उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा
शब्द नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, नया शब्द हम बना सकते हैं। और नया शब्द बनाने की प्रक्रिया में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आता है, वो है समास। समास ये शब्द निर्माण की ही एक प्रक्रिया है, यानी कि इसके द्वारा भी हम शब्द निर्माण करते हैं हिंदी में। समास, तो ये शब्द निर्माण की एक कंपाउंड, यानी कि शब्दों का निर्माण करना, शब्दों को जोड़ना। ठीक है, तो ये शब्द निर्माण का एक नया हमारा यहाँ पे टॉपिक है, कंपाउंड यानी कि समास। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10th तक आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। भले ही अभी आपके सिलेबस में ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप ही के द्वारा, बच्चों के द्वारा मुझे ये कहा गया कि मैम हिंदी व्याकरण में आप समास, अलंकार और बाकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, संधि, ये सब एक बार आप रिवाइज करवा दीजिए। तो अभी तक हमने हिंदी व्याकरण में हिंदी व्याकरण की शुरुआत हमने पढ़ी और अब हम सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक समास में पढ़ेंगे। तो समास क्या है? देखिए, समास क्या है? समास का अर्थ है बच्चों संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण की विधि। किसी चीज को संक्षिप्त में लिखना, छोटे छोटे शब्दों में या कम शब्दों में उसको लिखना। तो समास का अर्थ है संक्षिप्त करने की विधि, और ये शब्द निर्माण की एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसे हम समासीकरण कहते हैं, यानी कि समास बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी कि चारों ओर का या चारों राहों का, चार राहों का समाहार। क्या कहेंगे आप इसको? अगर आपको कहा जाए मैं कहूं चार राहों का समाहार, बहुत ही ज्यादा लेंथी शब्द है, चार राहों का समाहार। लेकिन अगर मैं इसे कहूं चौराहा, चार राहों का समाहार, तो कितना ज्यादा संक्षिप्त ये हमारे लिए हो गया है, समझने के लिए इजी हो गया है। चार राहों का समाहार, और यहाँ पे केवल चौराहा, चौराहा शब्द। ऐसे ही घोड़े पर सवार, तो क्या कहेंगे इसे? घुड़ सवार। तो बहुत ही ज्यादा इजी ये हमारे लिए हो गया है समझने के लिए, घुड़ सवार। तो इसी तरह बिल्कुल अगर आपने समास पढ़े हैं तो आप एक बार रिवाइज करके आइए घर से, और अगर नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, मजेदार होने वाला है। तो आप जरूर हमारे नेक्स्ट सेशन को अटेंड करें, क्योंकि ये समास जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं। यस, जीआईसी गैरसैंण और जीआईसी बुग्गावाला, काफी सारे बच्चे मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चे, आज का सेशन आपको कैसा लगा? एक बार हैंड रेज कीजिए अगर अच्छा लगा तो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा सेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। और मैं आशा करूंगी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इससे भी ज्यादा बच्चे होंगे और बाकी स्कूल्स में भी होंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीजें ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ी हुई हैं, आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो हम कई बार भूल जाते हैं और जरूरी टाइम पे वो हमें याद नहीं आती। तो ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर मौका मिला है कि आप सारी चीजें रिवाइज कर पा रहे हैं, आपको यहाँ पर सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो आप जरूर हमारे नेक्स्ट सेशन को अटेंड करें। आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।